सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। के सरल ज्योतिष की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्मी और पुलिस योग के बारे में बताया था। आज कुंडली में किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बन सकता है अथवा नहीं। कुंडली में कौन कौन से ग्रह इंजीनियर बनने के लिए आवश्यक होते हैं, उनका कहाँ बैठना ज़रूरी है, कितने बलाबल में बैठना ज़रूरी है। आइए इन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में चेक करना चाहिए बुध, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, इसकी पोजीशन को आपको चेक करना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो बुध होता है हमारी कुंडली में, ये हमारी मेंटल फैकल्टीज को दर्शाता है, हमारी मानसिक दक्षता को दर्शाता है। ये हमारी लॉजिकल पावर को दर्शाता है। हमारे अंदर तर्क की शक्ति कितनी होगी, हमारे अंदर एनालिसिस पावर कितनी है, इस चीज़ को दर्शाता है। और ये मैथमेटिक्स का भी कारक है। तो देखिए, इंजीनियर बनने के लिए आपको आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप होनी चाहिए, आपके पास लॉजिकल पावर होनी चाहिए, आपका एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये चार चीज़ें इंजीनियर बनने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये चार चीज़ों का जो कारक है वो बुध है। तो आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले बुध की स्थिति देखनी है कि क्या बुध अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, बलाबल में अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है। बुध के बाद दूसरा ग्रह जो आपकी कुंडली में जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए इंजीनियरिंग योग के लिए, वो है मंगल, जिसे हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। देखिए, मंगल क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मंगल आपका कॉन्फिडेंस है। मंगल आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। मंगल आपके साहस को दर्शाता है, करेज है। मंगल आपकी चैलेंज एक्सेप्टिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। मंगल आपके एक्शन को दर्शाता है, आपके पराक्रम को दर्शाता है। तो मंगल को भी कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल अग्नि तत्व है, मंगल कॉन्फिडेंस है, करेज है, चैलेंज है, एक्शन है। तो ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो भी आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। तो बुध और मंगल ये दो अति महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनकी स्थिति और बलाबल को आपको अपनी कुंडली के अंदर देखना चाहिए यदि आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा शनि को, सैटर्न। सैटर्न को क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि सैटर्न आपके हार्ड वर्क का कारक है। सैटर्न आपके पेशेंस का कारक है, आपके धैर्य का कारक है। आपको इंजीनियरिंग के लिए जो डीप थिंकिंग चाहिए होती है उसका कारक भी सैटर्न होता है। जिसका सैटर्न बढ़िया है, प्लेस्ड अच्छी जगह पर है, तो उसके अंदर डीप थिंकिंग या गहरा चिंतन भी होता है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुंडली में तकनीकी ज्ञान का कारक भी सैटर्न होता है, जो टेक्निकल नॉलेज है। क्योंकि इंजीनियर आप बन रहे हैं, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए ही चाहिए होगी, इसके बिना आप इंजीनियर नहीं बन सकते। तो टेक्निकल नॉलेज का जो कारक है वो भी शनि है। इसके अलावा जो मशीन हैंडलिंग होती है, आप इंजीनियर बन रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार की मशीन हैंडलिंग करेंगे, आप सर्विस देंगे। तो सर्विस गिविंग, मशीन हैंडलिंग, टेक्निकल नॉलेज, डीप थिंकिंग, ये बहुत ही वाइटल चीज़ें हैं जो एक इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। एक इंजीनियर के ट्रेड्स होते हैं ये, तो
इन सब चीज़ों का जो कारक है वो शनि है। तो शनि भी आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। इसके बाद यदि आप किसी प्रकार की ऐसी इंजीनियरिंग में जाते हैं जहाँ पर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आर्किटेक्चर में जाते हैं या कंप्यूटर में जाते हैं, कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि में जाते हैं, तो फिर आपको शुक्र की स्थिति को भी देखना पड़ता है। तो शुक्र भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद एक ग्रह और है जो, यदि आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाते हैं तो आपको एक ऐसा इंजीनियर बना सकता है कि आप बिल्कुल शिखर पर पहुंच जाएं, यानी कि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो आप करें। तो उसके लिए कारक है राहु, क्योंकि राहु जो है ये आपकी इनोवेशन का कारक है, नवीन सोच का कारक है। राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देता है, आपको एक ऐसा माइंडसेट देता है जो इनोवेटिव होता है। इसके अलावा जो भी नई नई टेक्नोलॉजी वर्तमान में ईजाद हो रही है और हमारे सामने आ रही है, उन सब का कारक राहु है। तो राहु आपको ऐसा माइंड देता है कि जो चीज़ पहले कभी सोची नहीं गई है वो आपके माइंड में, ब्रेन में जो आइडियाज़ आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल राहु होता है। तो यदि राहु आपका उच्च का या बलाबल में अच्छा होकर के अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, और यदि आपके 10th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, मंगल शनि के साथ कनेक्शन बना रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको सुंदर पिचाई होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको निश्चित तौर पर इंजीनियरिंग के अंदर एक ऐसी सोच प्रदान करेगा जो उससे पहले किसी को प्राप्त नहीं हुई। तो राहु का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशंस, कि कौन से कॉम्बिनेशंस हमारी कुंडली बन रहे हैं तो हम किस प्रकार की इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। तो देखिए ये हैं कॉम्बिनेशंस के, यदि आपकी कुंडली में बुध और मंगल यानी कि मरकरी और मार्स, यदि आपके कुंडली के अंदर 10th हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं तो आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा मंगल, शनि और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या मंगल और शनि ही खाली हों, तो आप सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है और सिविल इंजीनियरिंग का संबंध पीडब्ल्यूडी और ये सड़क निर्माण आदि से होता है। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए मंगल और शनि चूँकि तकनीकी का कारक है, तो मंगल और शनि सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मंगल, यदि मंगल चूँकि 4 नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि चतुर्थ में मंगल अच्छे होते हैं, चूँकि चतुर्थ स्थान भूमि का है और मंगल भूमि के कारक हैं, तो यदि मंगल चतुर्थ स्थान बैठते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं। और यदि दशम में बैठेंगे तो दशम में ये दिग्बली होते हैं। तो चतुर्थ में या दशम में बैठते हैं मंगल, और उनके साथ में शुक्र का दशम स्थान पर बैठना या दशम पर दृष्टि डालना या दशम हाउस से किसी तरीके का शुक्र का कनेक्शन बनना, तो और मंगल और शुक्र का इस प्रकार का जो कनेक्शन है वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अद्वितीय सफलता दिलाता है। इसके अलावा बुध और मंगल, बुध यदि तीसरे की बात इसलिए की जा रही है कि 3rd स्थान बुध का ही होता है, और बुध यदि तीसरे स्थान बैठे हुए हैं या उन 10वें स्थान में बैठे हुए हैं और मंगल 10वें में दृष्टि डाल रहे हैं या 10वें में बैठे हुए हैं, और इस प्रकार मंगल और बुध का कनेक्शन बन रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में या आईटी की फील्ड में एक अच्छे इंजीनियर साबित हो सकते हैं। और राहु और मंगल अगर आपके कुंडली में है तो वैसे तो सामान्य रूप से देखा जाए तो राहु और मंगल अंगारक योग बनाते हैं, जो स्वभाव के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन यदि हम प्रोफेशन की बात करें या इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें और राहु और मंगल की युति बन रही हो या दृष्टि संबंध बन रहा हो और अच्छे स्थानों पर प्लेस्ड हों और 10वें से कनेक्शन बना रहे हो, 10th हाउस से कनेक्शन बना रहे हो, तो आपको एक ऐसा माइंड प्रदान करते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड माइंड होता है और आप एक बहुत ही बेहतर इंजीनियर साबित होते हैं। तो आइए कुंडली के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये आपका लगन चार्ट है, आप सभी के पास इस तरीके का लगन चार्ट होगा। आप अपनी अपनी कुंडली खोल लीजिए
और इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये आपकी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हाउसेज होते हैं। पहले आपको इसको समझ लीजिए। इसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से हाउसेज अच्छे हैं, कौन कौन से खराब हैं, इसको समझ लीजिए। ये आपके जो केंद्र के 4 हाउसेज हैं, 1 4 7 10, जहाँ पे मैंने रेड कलर का टिक लगाया हुआ है, ये आपके केंद्र के हाउसेस कहलाते हैं। यदि कोई ग्रह जो अच्छे हैं और वो इन स्थानों पर बैठते हैं तो वो हमें बेहतर रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा यदि वो त्रिकोण में बैठते हैं, देखिए त्रिकोण को मैंने ये ग्रीन कलर से टिक किया हुआ है। पहला स्थान त्रिकोण होता है, 5वां स्थान त्रिकोण होता है, 9वां स्थान त्रिकोण होता है। 1 5 9 ये आपके त्रिकोण हैं। 1 4 7 10 ये आपके केंद्र हैं। और यहाँ पर हरा और लाल दोनों निशान लगे हैं, यानी कि पहला हाउस जो आपका होता है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का ही होता है। तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण हाउस है। तो यदि कोई ग्रह आपके केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं तो उनकी पावर ज़्यादा होती है और वो बेहतर रिजल्ट देने के काबिल होते हैं। इसके अलावा हम इस बात को भी समझ लें कि हम जब ये कहते हैं कि ग्रह हमारा बलाबल में मजबूत है या कमज़ोर है, तो इसको हम कैसे डिसर्न करते हैं, कैसे डिफरेंस इसमें कैसे करते हैं हम। तो देखिए, कोई भी ग्रह आपका बलाबल में अच्छा है या कमज़ोर है कैसे देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कुंडली के नीचे यहाँ पर देखिएगा, आपकी कुंडली में जो ग्रह लिखे होंगे उनकी डिग्रीज लिखी हुई होंगी। तो डिग्रीज को चेक करिएगा। तो डिग्रीज के बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ कि 0 से 6 डिग्री तक होता है कोई भी ग्रह, तो वो आपका 25% रिजल्ट देता है। 6 से 12 डिग्री के बीच में होता है तो 50% रिजल्ट देता है। 12 से 18 डिग्री के बीच में जब वो होता है, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, यदि इसके बीच में होता है तो फिर वो आपको 100% रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। तो इसको आपको देखना है कि आपका ग्रह कितने डिग्री का है। 18 से 24 डिग्री के बीच में यदि वो है तो 50% रिजल्ट देता है, और 24 से 30 डिग्री के बीच में है तो 25% रिजल्ट देता है। कोई भी ग्रह यदि 0 1 2 3 डिग्री का है तो मान के चलिए कि वो बहुत ही कमज़ोर है और वो अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है। या 28 29 30 डिग्री का है तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो किसी भी ग्रह के बेहतर रिजल्ट लेने के लिए हमें उसकी डिग्री चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। तो डिग्री अगर अच्छी है तो हम ये कहेंगे कि बल में ग्रह अच्छा है। इसके बाद ग्रह आपका केंद्र में बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट देगा, त्रिकोण में बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ये त्रिक भाव देखिए जहाँ क्रॉसेस बने हुए हैं, 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, अगर कोई ग्रह आपका त्रिक भाव में बैठा हुआ है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। यदि कोई ग्रह आपका नीच का है तो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उच्च का है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, अस्त है तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अस्त कैसे होता है कि कोई ग्रह जब सूर्य के साथ बैठ जाता है बहुत नज़दीक होकर के तो वो अस्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है और सभी ग्रहों से ज़्यादा है, और बाकी ग्रहों का प्रकाश इतना नहीं होता है। तो जब सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश में उनका अपना प्रकाश दब जाता है और वो अस्त हो जाते हैं, फिर वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा कुदृष्ट कोई ग्रह है, खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। खराब ग्रह कौन से होते हैं? कोई ग्रह मान लीजिए 6ठे का स्वामी है, 8वें का स्वामी है, 12वें का स्वामी है, और वो आपके किसी अच्छे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, सप्तम दृष्टि डाल रहा है, दशम दृष्टि डाल रहा है। तो चूंकि वो खराब घरों का स्वामी है और आपके अच्छे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है तो भी आपका जो ग्रह दृष्ट है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके अलावा कुंडली ग्रह के बलाबल के लिए हमें नवांश भी देखना पड़ता है, सर्वाष्टक वर्ग भी देखना पड़ता है। सर्वाष्टक वर्ग के अंदर पॉइंट्स मिलते हैं ग्रहों को, तो वो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको भी देखना होता है। सर्वाष्टक में यदि 28 या 30 पॉइंट मिल रहे हैं तो आपका ग्रह कमज़ोर है। कम से कम 30 से 40 के मध्य, 34 32 35 इस तरीके से पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आपका ग्रह सर्वाष्टक के द्वारा भी मजबूत रहता है। तो ये था ग्रहों का बलाबल। देखिए, ग्रहों के बलाबल की चर्चा मैंने क्यों की, क्योंकि ऐसा होता है कि ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे शनि और मंगल मैंने आपको बताया कि टेक्निकल
नॉलेज के लिए, टेक्निकल के लिए एक कारक ग्रह हैं। तो हो सकता है कि ये ग्रह उसकी कुंडली में भी हों जो एक बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस की कंपनी उसमें एम्प्लॉइज़ को चाय पिलाने जाता हो, तो उसके ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन उसके ग्रह निश्चित तौर पर कमज़ोर होंगे, इसलिए उसकी स्थिति ऐसी है। और यदि वही कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत होकर के बैठा है तो आप टीसीएस में एक बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। तो ग्रहों का बलाबल चेक करना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए आप अपनी कुंडली में कैसे चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको देखते हैं। देखिए, ये शर्तें, सबसे पहले ये है कि मजबूत लगन। लगन क्या होता है कि ये जो आपका पहला हाउस है, ये यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी आपका लग्नेश होता है। मजबूत लगन का मतलब ये जो आपका केंद्र का स्वामी है, पहले घर का स्वामी है, ये मजबूत होना चाहिए। मजबूत का अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया कि उसकी डिग्री अच्छी हो, वो केंद्र में 1 4 7 10 में या त्रिकोण में 5 9 1 में यहाँ कहीं बैठा हुआ हो तो मजबूत कहलाएगा। नीच का नहीं हो, अस्त नहीं हो, खराब ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, शत्रु के क्षेत्र में ना बैठा हुआ हो, शत्रु के घर में ना बैठा हुआ हो, सर्वाष्टक वर्ग के अंदर उसको अच्छे पॉइंट्स प्राप्त हों तो वो मजबूत कहलाएगा। तो लगन का मजबूत होना बेहद ज़रूरी होता है। कोई भी कुंडली ऐसी जिसके अंदर लगन मजबूत नहीं है, बाकी ग्रहों का कॉम्बिनेशन चाहे जितना अच्छा हो, उसको बहुत अच्छी सफलता हासिल नहीं हो सकती। तो लगन का मजबूत होना या लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है मजबूत तृतीय हाउस। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीसरा हाउस आपका है, ये आपके पराक्रम का हाउस है, आपके साहस का हाउस है। तो यदि आपका तीसरा घर मजबूत है तो आपके अंदर पराक्रम और साहस की जो क्षमता है वो अन्य लोगों से अधिक होगी। और यदि आपका तीसरा हाउस मजबूत है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप नौकरी ढूंढें ना, नौकरी देने वाले बने। तो जिन लोगों का लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा हुआ है या थर्ड हाउस पंचम में या नवम में बैठा हुआ है, ये आपका बुद्धि का स्थान है, ये भाग्य का स्थान है। तो थर्ड हाउस अगर बहुत मजबूत है, जैसे कि अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के मालिक हैं, उनका लग्नेश थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो उन्होंने नौकरी की नहीं, नौकरी देने का काम किया है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ये स्थान इस लिहाज से कि आप अपना इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं उसके लिए भी ये हाउस देखा जाता है। तो ये मजबूत होना चाहिए। और इंजीनियरिंग के लिए भी यदि आपका ये हाउस मजबूत है तो आप एक बेहतर इंजीनियर बनेंगे। उसके बाद है पंचम हाउस भी आपका मजबूत होना चाहिए। पंचम हाउस क्यों मजबूत होना चाहिए? ये हाउस आपकी उच्च शिक्षा का है। तो आप इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं आपको उच्च शिक्षित होना ही पड़ेगा। और ये हाउस आपकी बुद्धि का है, आपके तर्क का है, आपकी विश्लेषण क्षमता का है। तो यदि ये हाउस मजबूत है इसका मतलब आपकी बुद्धि मजबूत है, आपका विश्लेषण मजबूत है, आपका तर्क मजबूत है और आप इंजीनियरिंग लाइन के अंदर आगे जाकर के सफल हो सकते हैं। तो पंचम हाउस भी आपका मजबूत होना चाहिए। तो ये देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा। और मजबूत की डेफिनेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे होती है कि पंचम का जो स्वामी है वो आपका केंद्र में कहीं बैठा हुआ हो। स्वामी कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर हम चेक करें, 5 नंबर सूर्य का है। तो सूर्य को कुंडली में चेक करेंगे कहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ बैठे हैं पहले में तो बहुत अच्छा है। इसमें बैठे हुए यहाँ चतुर्थ में या सप्तम में या दशम में, ये केंद्र के स्थान है तो सूर्य बली होंगे। यहाँ तो वैसे भी दिग्बली होते हैं दशम में, या पंचम में बैठे हैं या नवम में भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये केंद्र में या त्रिकोण में सूर्य बैठे हुए हैं तो अच्छे माने जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर चेक करना है कि केंद्र या त्रिकोण में बैठने के बाद भी उनकी राशि क्या है। अगर वो एक नंबर पर बैठ गए सूर्य, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ एक नंबर बैठ गए, तो फिर वो अपने सामान्य फलों से 10 गुना ज़्यादा बेहतर फल देंगे क्योंकि एक नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं। यदि सूर्य केंद्र में ही बैठ गए या त्रिकोण में ही बैठ गए लेकिन 7 नंबर पर अगर बैठ गए तो 7 नंबर में सूर्य नीच के होते हैं, तो फिर उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये भी चेक करना है कि केंद्र या त्रिकोण में ग्रह बैठा हो, मजबूत होगा, लेकिन किस राशि में बैठा है।
क्या अपनी उच्च की राशि में बैठा है, नीच की राशि में बैठा है, उसके अनुसार ही हम तय करेंगे ग्रह किस तरीके का रिजल्ट देगा। इसके बाद यदि आप इंजीनियरिंग करके नौकरी भी करना चाहते हैं तो आपका छठा हाउस भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये हाउस आपकी नौकरी का हाउस है। इसके पश्चात नवम हाउस, देखिए ये आपका भाग्य का हाउस है, ये भाग्य का भाव है। ये हाउस आपकी कुंडली में ज़रूर मजबूत होना चाहिए। जितने भी अच्छे पोजीशन वाले लोगों को मैंने देखा, उनकी कुंडली को देखा, उनका भाग्य भाव बहुत मजबूत था। भाग्य भाव का संबंध उनके दशम भाव से बन रहा था, तभी उनको बहुत अच्छी स्थिति जीवन में प्राप्त हुई। और देखिए, अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो हो सकता है आप बहुत ब्रिलियंट हो सकता है आप बहुत साहसी हों, और हो सकता है आप नौकरी के काबिल भी हों, लेकिन भाग्य अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो फिर आपके योग रखे के रखे रह जाएंगे। तो भाग्य अगर साथ देता है तो आपको चीज़ें आसानी से प्राप्त होती हैं और कम परिश्रम में ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं, इसलिए भाग्य का साथ देना भी ज़रूरी है। इसके बाद ये दशम स्थान है, ये तो आपके कर्म का स्थान है, आप जीवन में जो भी काम करते हैं इसी स्थान से देखा जाता है, तो दशम स्थान का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है 11वां स्थान, ये आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है। आप जीवन में जो भी इच्छाएं करते हैं उनकी पूर्ति के लिए यही हाउस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यदि आपके कर्म क्षेत्र के लिए जो आप काम करने वाले हैं उसका संबंध 11वें से भी बन रहा है तो आप ऐसा काम करेंगे जो आपके मनोनुकूल होगा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का हाउस है। तो आइए अब इस बात को और देख लें कि हम अपनी कुंडली के अंदर ग्रहों को कैसे देखेंगे कि वो इंजीनियरिंग के लिए बेहतर स्थिति में बैठे हैं या नहीं। तो देखिए, ये आपके बुध, शनि, मंगल, राहु, शुक्र, राहु, ये आपके रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग के लिए आपको अपनी कुंडली में चेक करने हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ग्रह है बुध। तो हम बुध की पोजीशन देखें तो बुध, देखिए आपको ये देखना है कि बुध आपका पहले हाउस में लिखा हो तो अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर बुध लिखा है तो आपका अच्छा होगा, या यहाँ पर लिखा हुआ है तो भी अच्छा होगा, या यहाँ पर लिखा हुआ है तो भी अच्छा है, या यहाँ लिखा हुआ है तो भी अच्छा है। ये जो 4 हाउसेस हैं केंद्र के, यहाँ लिखा हो, या अगर यहाँ लिखा हुआ है ये त्रिकोण में, देखिए यहाँ बुध, तो चूंकि ये बुद्धि का हाउस है और यहाँ बुध लिखा हुआ है मजबूत स्थिति में तो बहुत अच्छा है, डिग्री अच्छी है। या यहाँ नवम भाव में लिखा हुआ है भाग्य भाव में तो भी बुध अच्छा है, और या यहाँ तीसरे हाउस में लिखा हुआ है तो भी बुध अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये बुध का पक्का घर कहलाता है। 1 2 3, ये 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर बुध की ही राशि है और अपनी ही राशि में बुध बैठा हुआ तो अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा और भी कहीं इनको घरों को छोड़ करके 6 8 और 12 को छोड़ करके ये चेक करिएगा, बुध इन 4 हाउसेस में या इन 3 हाउसेस में कहीं लिखा हुआ है, और जहाँ बुध लिखा हुआ है वहाँ नंबर चेक करिएगा कि अगर वहाँ पर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हुआ हो और साथ में बुध लिखा हो तो आप समझ जाइए कि बुध आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरा ग्रह आपको जो चेक करना है टेक्निकल एजुकेशन के लिए वो है मंगल। मंगल की स्थिति चेक करनी है। तो देखिए मंगल, अब आपकी किस लगन की कुंडली है ये भी देखना पड़ेगा। यदि आपकी 1 नंबर की या 8 नंबर की कुंडली है और मंगल यहीं बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 1 नंबर, देखिए 1 नंबर और 8 नंबर मंगल का ही होता है। अब मंगल यहाँ केंद्र और त्रिकोण और लगन यही है और यहाँ 1 नंबर के मंगल बैठ गए तो फिर आपके अंदर अदम्य साहस और पराक्रम होगा और बहुत अच्छी स्थिति होगी। इसके बाद अलावा यहाँ पर अगर तीसरे स्थान में मंगल यहाँ बैठ जाएं तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये साहस का हाउस है, पराक्रम का हाउस है और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं तो साहस के घर में ही मंगल बैठे हुए हैं तो आपके पास हनुमान जी जैसा साहस होगा, तो यहाँ मंगल बैठ जाए बहुत अच्छा है। इसके अलावा यहाँ
केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी मंगल बैठ जाएं, और यहाँ बैठ जाते हैं तो भी बहुत अच्छा है, मंगल बैठ जाते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान आपकी भूमि का है, और मंगल यहाँ बैठेंगे तो अपने ही घर में बैठे हुए महसूस करेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके ये कर्म भाव पे पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कर्म भाव पे पड़ेगी, और मान लीजिए यहाँ शनि बैठ जाए, फिर तो आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। मंगल यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, मंगल की सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है, शनि की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, और कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि हैं, और यहाँ कर्म में शनि बैठे हुए हैं, यहाँ मंगल बैठे हैं, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन पूरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप जाना चाहें तो इस तरीके से हमें ये ग्रहों की स्थितियाँ देखनी हैं। इसी प्रकार से अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हैं तो आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। ये जो आपका 10th हाउस है, कर्म का स्थान, यहाँ पर देखिए, यहाँ शुक्र लिखा हो, या यहाँ शुक्र अगर है तो यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो शुक्र, और उसके बाद राहु को देखना है। तो देखिए राहु कुंडली में कहाँ अच्छे होते हैं, राहु 1 2 3 तीसरे हाउस में राहु अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु उच्च के होते हैं, 3 नंबर की राशि पर राहु उच्च के होते हैं। तो कहीं भी राहु लिखे हुए हैं 6 8 12 को छोड़ करके, और वहाँ पर मान लीजिए जहाँ आपके राहु लिखे हैं, जहाँ राहु लिखे हैं वहाँ नंबर आपका 3 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है, 3 और 2 में राहु उच्च के होते हैं। तो यदि 3 और 2 में राहु लिखे हुए हैं और राहु अपनी दृष्टि यहाँ दशम स्थान पर डाल रहे हैं, तो देखिए राहु की दृष्टियाँ जो हैं 5 7 9, 3 दृष्टियाँ राहु की होती हैं। तो अगर राहु यहाँ बैठते हैं या यहाँ बैठते हैं, चतुर्थ स्थान वाले राहु बैठते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ दशम पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ पर मान लीजिए शुक्र बैठे हुए दशम में, 10वें स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं, और राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, राहु और शुक्र की 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ रही है, राहु की 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सफल भी होंगे निश्चित तौर पर। इसके अलावा अन्य चीज़ें भी देखनी हैं, ग्रह का बलाबल देखना है, डिग्री देखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और नीच के तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। अब अस्त कैसे होंगे, अगर यहाँ पर शुक्र के साथ में सूर्य भी बैठ गए और बहुत नज़दीक होकर बैठ गए, तो शुक्र यहाँ अस्त हो जाएंगे, अपने रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ कोई अगर मंगल बैठ गया या शनि कोई भी बैठ गया सूर्य के साथ में, तो अब वो अस्त हो सकता है। इसके बाद नीच का कैसे होगा, अब जैसे शुक्र है यहाँ पर मान लीजिए, तो शुक्र अगर यहाँ और यहाँ 12 नंबर गिनती लिखी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र के साथ में 6 नंबर लिखा हुआ है, तो फिर शुक्र यहाँ पर नीच के हो गए और अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। स्थान बढ़िया मिला है लेकिन राशि नीच हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कुंडली में चेक करनी है। तो एज ए समरी आप समझ लीजिए कि बुध, शनि, मंगल, राहु और शुक्र, इन 5 ग्रहों को आपको अपनी कुंडली में देखना है कि क्या वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हुए हैं, और क्या उनका संबंध जो है वो 6ठे और 10वें का अगर बन रहा है तो नौकरी पक्का लगेगी। 1 3 और 10 का बन रहा है तो आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा करेंगे। और यदि 1 3 5 6 9 भाग्य भाव और 10 का संबंध बन रहा है, तो फिर आप IITN हो सकते हैं, अनलिमिटेड हाइट्स तक पहुंच सकते हैं, यदि ये सारे घर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और ग्रहों का बलाबल भी अच्छा है, तो आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर सिद्ध हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जीवन में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, उसके लिए आपको कुंडली में ये भी देखना होता है कि हमारी कुंडली में ग्रह जो है वो क्या महापुरुष योग बना रहे हैं। क्योंकि जितने भी महान लोगों की या हायर स्टेटस वाले लोगों की मैंने कुंडलियाँ देखी, उनकी कुंडलियों में महापुरुष योग अवश्य बनते हैं। महापुरुष योग जितने ज़्यादा बनते हैं, व्यक्ति
आपको उतनी ही जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। तो देखिए ये 5 प्रकार के महापुरुष योग होते हैं। शश योग शनि के द्वारा बनता है। यदि शनि अपनी ही राशि में या अपनी उच्च की राशि में केंद्र या त्रिकोण, देखिए केंद्र ये हाउसेस हैं और त्रिकोण ये हाउसेस हैं, केंद्र या त्रिकोण में शनि यदि अपनी राशियां शनि की 10 और 11 हैं, 10 और 11 नंबर की राशियां अपनी हैं और 7 नंबर की राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो 10, 11 या 7 के हो करके शनि केंद्र में या त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं, और यदि यहाँ वेस्ट में बैठ जाएं सप्तम हाउस में 10, 11 या 7 के होकर के, तो फिर समझ लीजिए कि शनि की पावर अपनी सामान्य शक्ति से 10 गुना 12 गुना बढ़ जाती है। तो ये महापुरुष योग शश योग कहलाता है। तो इसे चेक करना है कि आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है। मंगल के द्वारा बनाया जाने वाला महापुरुष योग रोचक योग होता है। तो मंगल की राशियां 1 और 8 हैं और मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। तो 1, 8 और 10 नंबर के अगर मंगल आपकी कुंडली में लिखे हैं तो आप समझ जाइए कि मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार से बुध के द्वारा बनने वाला महापुरुष योग भद्र योग है। बुध की राशियां 3 और 6 होती हैं और 6 नंबर में ही बुध उच्च के होते हैं। तो आपको देखना है क्या बुध केंद्र या त्रिकोण में 3 या 6 नंबर की राशि में लिखे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको फिर महापुरुष बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से गुरु को अगर हम देख लें तो गुरु की अपनी जो राशियां हैं वो 9 और 12 हैं और गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। तो 9, 12 या 4 नंबर पर गुरु क्या केंद्र या त्रिकोण में कहीं लिखे हुए हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है। इसी तरीके से शुक्र को अगर हम चेक कर लें तो शुक्र की 2 और 7 नंबर अपनी राशियां हैं और शुक्र 12 नंबर की राशि पर उच्च के होते हैं। तो क्या शुक्र को देखना है केंद्र या त्रिकोण में 2, 7 या 12 के लिखे हुए हैं तो फिर ये मालव योग बना रहे हैं, आपको जीवन के सभी भौतिक सुख प्रदान करेंगे। तो इन महापुरुष योगों को आपको अपनी कुंडली में चेक करना है कि 1, 2, 3 या 4 कितने महापुरुष योग आपकी कुंडली बन रहे हैं। उसी प्रपोर्शनेटली में, उसी रेशो में आपको जीवन में ऊंचाइयां हासिल होती हैं। तो मित्रों ये था कि किस तरीके से आप अपनी कुंडली में इंजीनियर बनने के योग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि क्या आप IIT बीट कर पाएंगे। तो मित्रों ये था मेरा विश्लेषण। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपको और आगे भी बनाकर देता रहूँगा। और यदि आप सीधे मेरी इस वीडियो पर आ गए तो मेरा आग्रह है कि पुरानी वीडियो जाकर के ज़रूर देखें कि उच्च ग्रह नीच ग्रह क्या होते हैं, ग्रह कहाँ केंद्र या त्रिकोण में किस तरीके से बैठते हैं और किस तरीके से वो अपने अच्छे या ख़राब रिजल्ट देते हैं। पुरानी वीडियो जाकर के देखिए, तब आपको ये वीडियो पूरी समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।